If you haven't watched the first part of this video, please do watch it and subscribe to the channel and share this video amongst your friends and family. हमने जो एट्रॉसिटीज़ हुई थी स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर हमने ब्लैक डे मनाया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर एक लड़की किडनैप हो गई थी कांतावोरा, उसके लिए हमने एजिटेशन करी और वहाँ लेके गए, क्या नाम, प्राइम मिनिस्टर के पास डेलीगेशन लेके गए। यही नहीं, और जो भी नेशनल डिफेंस फंड के लिए हमने फ़ंड इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर को दिया। और फिर बिहार में जब फैमिन आया तो बिहार रिलीफ फंड के लिए भी यूनिवर्सिटी में हमने पहल करी। और यूनिवर्सिटी में विमेंस कॉलेजेस की शॉर्टेज थी, तो हमने प्रोटेस्ट करके दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, विजय कुमार मल्होत्रा जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर होते थे, राइट। तो उन्होंने 5-6 कॉलेजेस खोले, गार्गी कॉलेज, मैत्री कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, कई कॉलेज उस टाइम खुले। और यूनिवर्सिटी में हमने डे सेंटर बनाया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल बनाया स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने बहुत सारे कार्यक्रम करे। यूनिवर्सिटी मिरर जो मैगज़ीन थी वो चलाई, और फिर कॉम्पिटिशन्स भी करे स्पोर्ट्स के। और फिर हमने ऑल इंडिया एक कॉन्फ्रेंस करी जिसमें 46 यूनिवर्सिटी यूनियंस आई, जिनमें उन्होंने मुझे इलेक्ट कराया एज प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी यूनियंस। वो भी एक बहुत हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी। विज्ञान भवन में वीवी गिरी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करा। तो इसके अलावा हमने बहुत सारे इश्यूज़ टेकअप करे। अब मेरी प्रेसिडेंटशिप ख़त्म हो गई थी, तो मैं स्कूटर पे आ रहा था, तो मैंने देखा उमा शंकर दीक्षित हमारे हेल्थ मिनिस्टर होते थे, उसके बाहर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। तो मैंने अपना स्कूटर रोका, तो वो मुझे पहचान गया कि मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो उन्होंने मुझे नारे नूरे लगा के मोटिवेट कर दिया। तो हमने क्या करा कि हमने, वो सुन नहीं रहे थे, और कई दिन हो गए थे इनको बच्चों को वहाँ पे। दे वर ऑल प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी, और उनको MBBS में एडमिशन नहीं मिल रही थी। तो उनके 2 साल प्री मेडिकल में ख़राब हो गए। तो या तो आप प्री मेडिकल अबॉलिश करो या फिर उनको एडमिशन दो। तो मुझे बड़ा जेन्युइन वो लगा। तो हमने क्या करा कि हमने उन सबको मोटिवेट करके, 110 स्टूडेंट्स थे, उन सबको हमने घेराव कर दिया उसके कोठी का, 7 तुगलक रोड था शायद। तो उसके गेट सारे बंद कर दिए, नो वन कुड कम इन, नो वन कुड गो आउट। तो बहुत एजिटेशन हुई। तो हमें फिर वो बुलाया गया कि मीटिंग करो। तो पहले तो मुझे अकेले बुला रहे थे, मैंने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सबके साथ जाएंगे। हाँ। तो मैंने कहा जितने एक्शन कमेटी के हमारे लोग हैं वो सारे जाएंगे। राइट। तो हम चले गए। तो हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त एयर कंडीशन ऑफिस, और उसके क्या नाम, PA के वहाँ एक तख़त लगा हुआ, उस पर गोल गोल तकिए रखे हुए मंत्री जी के रेस्ट करने के लिए। और फिर हमने देखा कि वहाँ पर हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर और काफ़ी सारे पुलिस के चीफ और ये सारे लोग बैठे हुए थे, और ऊपर महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी हुई थी। राइट। तो मुझे एजिटेशन में गुस्सा आया हुआ था। तो कहता, आप बताइए आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैंने कहा पहले तू बता, तू क्या कर रहा है। तूने महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाई है, इस फ़ोटो को उतार, क्योंकि ये तो लगता ही नहीं किसी गरीब देश के कृषि मंत्री का दफ्तर है। मैंने कहा ये तो तूने गोल तकिए रखे हुए हैं, एयर कंडीशन वो तख़त लगे हुए हैं, कोई शेख का हरम लगता है। मैंने कहा ये, कहता किस तरीके से बात कर रहे हो आप। मैंने कहा आपको इतनी अकल नहीं है कि आप, मैंने कहा हमारी संस्कृति है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर आ जाए तो हम उसको पानी पिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वो दुश्मन नहीं कहलाता। मैंने कहा ये बच्चे भूखे प्यासे आपके घर के बाहर बैठे हुए हैं इतने दिन से, आपको शर्म नहीं आई कि आप उन्होंने पानी तक नहीं ऑफ़र करा। तो वो बड़ा कहता आपको बदतमीज़ है, आप बात करने की तमीज़ नहीं है वो। तो वो अपने कमरे में चले गए, इवेंट इनसाइड। तो मीटिंग फेल हो गई। हम आए तो जैसे ही हम बाहर निकले तो वहाँ देखा तो वहाँ तो 1000 पुलिस वाला था। तो उन्होंने हमें अरेस्ट करना शुरू करा, फ़ोटो खींचने लगे। मैंने एक कैमरा लिया और उसको तोड़ दिया।
तो एनीवे हम सारे अरेस्ट हो गए और पहले तो हमें यहाँ चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन लाया गया, फिर हमें तिहाड़ जेल ले गया। पर हम सारे यंग थे, जोश था कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, मेरा रंग दे बसंती चोला। एनीवे कर कर के हम जेल पहुंच गए। जेल हो गए तो अगले दिन पता लगा जी सुभाष गोयल और मेडिकल स्टूडेंट जेल हो गए। अगले दिन यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक हो गई। राइट। तो गवर्नमेंट हिल गई, यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक हो गई। तो हमें मिलने उस टाइम पिल्लू मोदी था स्वतंत्र पार्टी का लीडर, LK अडवाणी थे ऑपोजिशन के लीडर। तो बतेरे लोग आए, कोई मिठाई ला रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। तो पहले तो उन्होंने हमें 3rd क्लास प्रिजन दे रहे थे, फिर हमने शोर मचाया, बैरिक बैरिक शोर है, जेल अधीक्षक चोर है। मैंने कहा हम ग्रेजुएट हैं, हमें, फिर उन्होंने हमें B क्लास दी। तो एनीवे फिर हमने जब कुफी वहाँ एजिटेशन जेल में भी करनी शुरू कर दी, तो वो कहते कि अच्छा आप माफ़ी मांग लो, हम आपको वो कर देंगे, रिहा कर देंगे। मैंने कहा यार अगर ये माफ़ी मांग ली तो दैट मीन दे आर कन्विक्टेड। और मैंने कहा इनको डॉक्टर तो बनेंगे नहीं, कोई IAS कोई IPS कहीं पे भी नहीं जा सकते वंस दे आर कन्विक्टेड। तो मैंने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमें रिलीज़ करना है, अनकंडीशनल रिलीज़ करो। कहते आप वहाँ, मैंने कहा वहाँ नहीं हम जाएंगे, हम जेल में खुश हैं, बड़ी सेवा हो रही थी हमारी जेल में, बड़ी मिठाइयाँ आ रही थी। तो बाकी जल्दी मैंने देखा सर कि जब आप कोई एक प्रोटेस्ट करते हो ना, तो ऑपोजिशन वाले आपकी बड़ी सेवा करने लग जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि वो कहते हैं अच्छा हम मजिस्ट्रेट को यहाँ बुलाते हैं। अच्छा। तो मजिस्ट्रेट बुलाया गया। तो अब हमारे आधी लड़कियाँ थी, आधे लड़के थे। राइट। तो लड़कियाँ नारी निकेतन में थी, लड़के इधर तिहाड़ जेल में थे। तो एक जब जेल का दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, मतलब दोनों दरवाजे इकट्ठे नहीं होते। तो वो एक वरांडा है बीच में, तो वहाँ पर हमारी कोर्ट लगी। तो कोर्ट लगी तो वो कहता कि आप को हम रिलीज़ करना चाह रहे हैं, आप माफ़ी मांग लीजिए। मैंने कहा हम किस बात की माफ़ी मांगें, हमारा क्राइम क्या है। राइट। तो वो कहता आप सुनना चाहते हैं आपका क्राइम क्या है। मैंने कहा हाँ, पता नहीं 302, 304, वॉर अगेंस्ट द स्टेट, अटेम्प्ट टू मर्डर, असॉल्टिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, रॉयटिंग, ट्रीजन, सारे दफ़ाएँ मुझे लगाई थी। मैं तो जान निकल गई, मैं अंदर से घबराऊँ। पर मैंने कहा उठो, ये चांदी के चंद टुकड़ों पर बिका हुआ सरकारी कुत्ता हमें इंसाफ नहीं दिलाएगा। मैंने कहा माई लॉर्ड, द ओनली क्राइम वी हैव कमिटेड इज़ that we chose the noble profession of medicine. The second crime we have committed is their father is not a black marketeer or a smuggler. They can't pay the capitation fee of 1 lakh. Third time they committed, instead of joining IAS or IFS, they chose the noble profession of medicine. मैंने कहा you have no right to waste 2 years of their life and then not give them admission in MBBS. तो मैंने कहा पहले तो मैं घबरा रहा था कि मजिस्ट्रेट बोल तो दिया अब ये साला मुझे, बट ही गॉट इम्प्रेस्ड एंड अंडर मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर द यूनिवर्सिटी कॉलेज वाज ओपन्ड एंड ऑल द 110 स्टूडेंट्स वर गिवन एडमिशन इन MBBS. वाओ. So even though it was not my subject, but I fought for justice because I felt कि बड़ा अन्याय हो रहा है इनके बच्चों के साथ, इन्होंने प्री मेडिकल करके MBBS में एडमिशन नहीं मिली। तो आज भी वो बच्चे अब बड़े बड़े डॉक्टर बन गए हैं, कहीं किसी अस्पताल में मिलते हैं तो पैरी हाथ लगाते हैं कि उनको अगर डॉक्टर बनाया तो हमारी एजुटेशन ने बनाया। और आज यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से हज़ारों स्टूडेंट्स MBBS करके जा रहे हैं, तो उसमें भी मेरा मतलब उस एजुटेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे जो भी इश्यूज़ आए हमने टेकअप करे और बाय गॉड्स ग्रेस हम सक्सेसफुल हुए। एक और आपने मुझे बताया था विद मिसेस गांधी, वो क्या हुआ था, वो सिनेरियो क्या था? नहीं देखो, मिसेस गांधी के साथ 2-3 इंटरेक्शंस हुए। एक तो जब एक लड़की कांता वोरा, तो उसने पर्सनली ऑर्डर्स करे उसका, दे वर एबल टू लेटर ऑन ट्रेसर। दूसरा नेशनल डिफेंस फंड में हमने फंड इकट्ठा करके दिया, वी हैड गॉन टू मीट हर एंड शी वाज वेरी नाइस विद द स्टूडेंट्स यूनियन। शी यूज्ड टू
even though we were from the opposition, but she used to see us. And थर्ड मेरा इनकाउंटर एक बार हुआ कि मुझे एक इनविटेशन आया इंटरनेशनल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का, यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस का इज़राइल में। हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे नहीं इज़राइल के लिए। उस टाइम हमारे पासपोर्ट पे वाज वैलिड फॉर द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका एंड इज़राइल। राइट। तो हम जब हम गए, वो कहते कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इसकी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। हमारी कॉन्फ्रेंस में रह गया था हफ्ता 10 दिन। तो उस टाइम इतनी सिक्योरिटी होती नहीं थी। तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, उसकी वाइफ के रिश्तेदार थे, कोई एजुकेशन मिनिस्टर या कौन था। तो वो हमें पार्लियामेंट में ले गए। पार्लियामेंट में लेके उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट कराई जॉइंट सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स से, कोई मिस्टर कॉल थे। उन्होंने कहा कि जी ये पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते, अगेंस्ट आवर पॉलिसी है। तो फिर एक वाई टी शाह होते थे सेक्रेटरी फाइनेंस के, उनको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं मिला था। तो उनके पास बैठा, वो कहते भाई ऐसा है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना वो कर सकता है, कुछ कर सकता है तो प्राइम मिनिस्टर कर सकती है। मैं कहा प्राइम मिनिस्टर को कैसे मिलेंगे? कहते अभी पार्लियामेंट ख़त्म हो रही है। तो हम पार्लियामेंट हाउस में ही थे, ऑफिस में। कहते वो निकलेंगी इस गेट से, तुम जाके मिल लेना। राइट। तो इतनी सिक्योरिटी थी नहीं, पर फिर भी सिक्योरिटी होती है। मैं गया तो मुझे पहचान लिया मिसेस गांधी ने। अरे वाह। तो वो रोकने लगे तो कहते नहीं आने दो। कहते हाँ बोलो सुभाष क्या बात है। मैंने कहा जी देखो मुझे इनविटेशन आया है, अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है इंडिया को रिप्रेजेंट करना इन अ कॉन्फ्रेंस ऑन स्टूडेंट अनरेस्ट। तो मेरा तो जल्दी में थी। उसने अपने पीए को कहा भाई इनका काम कर दो। पता नहीं उसने सुना नहीं सुना क्या है, हो गया। मैं गया तो फिर उन्होंने ऑर्डर करके मेरा स्पेशल पासपोर्ट इशू हुआ। राइट। एक 2 दिन में सारा काम हो गए, मेरी सारी क्लियरेंसेस हो गई। फिर हमें एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हम इज़राइल को नहीं रिकॉग्नाइज़ करते, बट हम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, पर आप ना पैलेस्टीन की बात करेंगे ना इज़राइल की बात करेंगे। आपको कुछ होगा तो हमारे उस टाइम 1970 की बात है, तो 1971 में हमारे काफ़ी रिफ्यूजीज़ थे, अबाउट 3 मिलियन रिफ्यूजीज़। राइट। तो मैं जब गया इज़राइल, अब रिटर्न टिकट था नहीं, रिटर्न टिकट की मेरी पैसे देने थे यूनेस्को ने। तो एनीवे वन वे टिकट पे गए। मुझे अच्छा यहाँ पर एम्बेसी थी नहीं, तो वीज़ा एक बॉम्बे में काउंसलेट था फॉर द बॉम्बे जूस। तो वो इज़राइली काउंसलेट से मुझे उन्होंने पेपर के ऊपर उस पे पासपोर्ट पे वीज़ा दिया, और मैं उस पासपोर्ट के वीज़ा के साथ मैं वन वे टिकट पे टेल अवीव पहुँच गया। अब टेल अवीव पहुँच गया तो मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी, तो जो लोग मुझे रिसीव करने आए थे वो निकल गए। तो मेरा वहाँ पर, और मेरी जेब में 8 पाउंड, उस टाइम 8 पाउंड ही मिलते थे, और वन वे टिकट, तो मेरी तो जान निकल गई। तो पर मेरे पास ना ML सोंधी होते थे, एक बीजेपी के MP, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी हुई थी, एक फ्रेंड्स ऑफ इज़राइल के एक प्रोफेसर थे उनके नाम की। वो बहुत फेमस प्रोफेसर थे इज़राइल में। तो मैंने उनको दिखाई जो वो इमिग्रेशन वगैरह जो लोग थे बाहर। तो उन्होंने कहा कि इसका ज़्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ चले जाओ, लिफ्ट मांग लो और वो आपको उधर उतार देंगे, ये एड्रेस दिखा देना उन्हें, बिल्कुल सीधा रास्ता है उनके घर के लिए। तो उस टाइम पुराना एयरपोर्ट था, पैदल करके मैं, सारा मिट्टी मुट्टी थी, रेगिस्तान टाइप। तो मेन रोड पे गया तो मैंने हाथ दिया, तो 2 सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, पर दोनों के पास AK-47, और उन्होंने रोक ली गाड़ी मुझे। यस, मैंने उनको दिखाया आई वांट टू गो। कहते यस सिट डाउन। बैठ तो गया, मैंने कहा यार ये पता नहीं कहाँ किडनैप करके ले जाएंगी, पर उन्होंने मुझे पहुँचा दिया। तो प्रोफेसर बड़ा अच्छा था, उसने मुझे बिठाया, सर्दी थी, गरम सूप दिया, मेरे पास प्रॉपर कपड़े नहीं थे, मुझे एक स्वेटर भी उसने दिया,
और फिर मुझे किसी को उसने फ़ोन करे तो वो जेरूसलम में थी कॉन्फ्रेंस टेल अवीव से, तो जेरूसलम हिल्टन होटल में थी, तो वो स्टूडेंट्स आए मुझे पिकअप करके नेक्स्ट डे जेरूसलम ले गए। एंड हाउ फार वाज इट? जेरूसलम टेल अवीव से 2-3 घंटे की ड्राइव है। हाँ, तो एनीवे जेरूसलम पहुँचे तो वहाँ कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, उन्होंने मेरा नाम था, मुझे कमरा भी मिल गया 5 स्टार होटल में। फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ग्रुप्स में बनाए थे और ग्रुप लीडर को फाइनली बोलना था। तो मैं ग्रुप लीडर नहीं था, मेरे ग्रुप लीडर ने जो मैंने ग्रुप में डिस्कशन करी कि हमारे 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ वहाँ हैं, वो ग्रुप लीडर ने बोला ही नहीं। तो जब एक्चुअल डिलिब्रेशंस हो रही थी मैं खड़ा हो गया, मैं कहा आई एम सॉरी माई ग्रुप लीडर हैज़ नॉट डन जस्टिस। मैंने कहा just like you're talking about Biafra, genocide and the Jews were massacred, मैंने कहा our children are there। मैंने कहा उस टाइम 3 मिलियन पॉपुलेशन थी इसराइल की और 12 मिलियन हमारे रिफ्यूजी थे, 1971 की बात करो। मैंने कहा 3 times the population of Israel is on our borders as refugees। मैंने कहा just like your sisters were tortured in front of your eyes, that they were raped and made orphans, मैं कहा our children and this are being made orphans। तो बड़ा वो नेक्स्ट डे वो सारे टीवी मेरे पे आ गए, तो न्यूज़ वालों को तो न्यूज़ चाहिए, तो नेक्स्ट डे आई वाज इन ऑल टीवी चैनल्स। तो जुबिन मेहता वो है क्या नाम, इंडियन ओरिजिन का जू है, ही वाज परफॉर्मिंग अ कॉन्सर्ट, तो ही गॉट सो इन्फ्लुएंस्ड, उसने अपने प्रोसीड सारे बांग्लादेश रिलीफ फंड के लिए दे दिए। तो उस टाइम अब हमारे पास ना कोई अकाउंट, ना यहाँ ना वहाँ इंडिया में। फिर मैंने कहा कहीं मैंने इज़राइल को हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, लोग कहेंगे CIA से पैसा ले लिया। तो फिर उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, जो वो प्रोफेसर था उसको चेयरमैन बनाया ट्रस्ट का, और वो 1 मिलियन पाउंड्स इजरायली पाउंड्स उनमें गए। बाद में दे हैड गॉन टू यूनेस्को फॉर द चिल्ड्रंस रिलीफ फंड। तो ये हुआ। उसके बाद मुझे फिर उन्होंने रिटर्न टिकट के पैसे दिए, राइट, ठीक है, और मुझे घुमाया सारा इज़राइल। तो रिटर्न टिकट थी, वो फुल फेयर टिकट थी, कोई 250 या $300 के करीब बनती थी। तो मुझे बाद में पता लगा कि एक स्टूडेंट फ़्लाइट जाती है जो $100 लेती है फ्रॉम जेरूसलम टू लंदन, राइट, और फिर लंदन से तुम्हें $200 की एक सस्ती टिकट मिल जाती है टू कम टू इंडिया। तो मैंने कहा यार अब आए हुए हैं तो लंदन भी देख लें। अच्छा, ना मेरे पास वीज़ा ना मेरे पास वो, तो हम गए वहाँ पर। जेरूसलम से लंदन जाना हुआ? हाँ, तो हम तो हम गए ब्रिटिश हाई कमीशन। ब्रिटिश हाई कमीशन उन दिनों in 1971 कॉमनवेल्थ सिटीजन्स डिड नॉट नीड वीज़ा फॉर UK। तो उन्होंने मुझे एक लेटर पकड़ा दिया कि यू डोंट नीड वीज़ा इफ़ यू आर अ कॉमनवेल्थ सिटीज़न। तो एक ब्रायन क्लार्क था जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यूनियन का प्रेसिडेंट था, तो उसने भी मुझे एक इनविटेशन दे दिया कि व्हेन यू कम यू स्टे विद अस इन लंदन। तो मेरे पास $300-350 जो भी थे वो जेब में डाले, $100 की टिकट ली और मैं लंदन पहुंच गया गैटविक एयरपोर्ट। अब गैटविक एयरपोर्ट पे वो कहें कि भाई अच्छा आपके वीज़ा नहीं है, कोई बात नहीं, आप कहते हो यूएन, आपकी रिटर्न टिकट कहाँ है? मेरे पास रिटर्न टिकट भी नहीं। तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारा इनविटेशन है तुम्हारे स्टूडेंट यूनियन का, एंड मेरे पास पैसे हैं रिटर्न टिकट के, मैं आई एम गोइंग टू बाय, ये मेरे पास पैसे हैं। तो कहते नो वी कांट गिव यू, अलाउ यू। मैं वहीं धरने पे बैठ गया, आई वाज अ स्टूडेंट लीडर। तो कोई आगे नहीं पीछे नहीं, वो घबरा गए सारे। मैंने कहा यू आर इंसल्टिंग एन इंडियन, यू ब्रिटिशर्स, दिस यू हैव टॉर्चर्ड अस, यू हैव एक्सप्लॉइटेड अस, ये वो सारे गोरी चमड़ी सारे डायलॉग मार दिए। तो वो एक दो कोई जर्नलिस्ट थे, उस टाइम मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, वो कैमरा निकाल के फ़ोटो लेने लगे।
तो उन्होंने कहा नहीं इसको अलाउ करो, उन्होंने कर दिया अलाउ, जाओ स्यापा हो गया। बाहर ब्लाइंड क्लर्क खड़ा था, वो मुझे ले गया और फिर उन्होंने एक स्टूडेंट हॉस्टल में मुझे डाल दिया। तो फिर मैंने कहा यार, वहाँ मैंने देखा कि स्टूडेंट ट्रैवल, मैंने कहा भाई थोड़ा जॉब मिल जाए पार्ट टाइम। तो उन्होंने मुझे पता नहीं 15 पाउंड या 20 पाउंड रोज़ की जॉब दे दी टू वर्क इन द स्टूडेंट ट्रैवल कंपनी। फिर मैंने देखा कि इतने स्टूडेंट ट्रैवल वगैरह हैं, तो मैंने कहा इंडिया में भी हमें खोलना चाहिए स्टूडेंट ट्रैवल। एनीवे, वो 2-3 महीने मेरे पास हुए। फिर एक वो टॉटनहम कोर्ट रोड पे महाराजा ट्रैवल होता था, उसका 250 पाउंड की टिकट थी टू इंडिया। तो मेरे पास 270 पाउंड के करीब 300 से थोड़े से कम पाउंड बचे हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसे जाके 10 पाउंड जमा करा के अपनी टिकट बुक कर दी। बाकी मैंने कहा आके देंगे, राइट। क्योंकि मेरे पास इजरायली न्यूज़पेपर्स और इजरायली पासपोर्ट और ये सारा कुछ पड़ा था। तो मुझे ये था कि अगर मैं, वो इजिप्ट एयर की फ़्लाइट थी, उस टाइम इजिप्ट और इज़राइल की वॉर थी। मैंने कहा अगर मेरे पास ये चीज़ें पकड़ी गई कि मैं इज़राइल से आ रहा हूँ, तो वो इजरायली एजेंट करके मुझे बंद कर देंगे अंदर। तो मैं इंडियन एम्बेसी गया, वहाँ मैंने सारा जमा करा दिया। मुझे जानते थे बिकॉज आई वॉज अ वेरी फेमस स्टूडेंट लीडर। तो उन्होंने कहा कि हम डिप्लोमेटिक बैग में दिल्ली भेज देंगे, आप ये कलेक्ट कर लेना। और ये उसने मुझे कोई रसीद टाइप एक अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिख के दे दिया। एनीवे, मैं वापस आ रहा था, तो मेरे पास पूरे पैसे थे टिकट के। तो वो सड़क पे ना फाइंड द जैक, वो एक गेम खेलते हैं, उसमें कहते हैं 5 पाउंड लगाओ 10 पाउंड मिल जाते हैं। वो मैंने लगाया, मेरे 15-20 पाउंड में हार गया। तो इतने में वो भाग गए, पुलिस आ गई, इलीगली वो बैठते हैं। मैंने देखा कि मेरे पास टिकट के 20 पाउंड कम हो गए। अरे बाप रे। हाँ, अब मैं वापस गया, वहाँ पर वापस गया तो उनसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे, कहते नहीं सानू तो पूरे पैसे चाहिए ने। एनीवे, जिस हॉस्टल में मैं रहता था वहाँ मुझे कोई बंदा मिला, उसने मुझे 20-25 पाउंड दिए, मैंने टिकट खरीद ली। टिकट खरीद के इजिप्ट एयर की फ़्लाइट ली। तो वो आती थी लंदन, पेरिस, कायरो, बॉम्बे। तो लंदन से पेरिस आए हम। पेरिस में 12-13 घंटे का स्टॉप था। सस्ती टिकट थी, वो होटल देते नहीं थे। तो अब पूरे 12-13 घंटे थे। तो मैंने कहा यार पेरिस में आए और फिर आईफिल टावर और शाजीलैंड से ना देखें ऐसे के। तो मेरे पास 5-10 पाउंड बचे हुए थे। तो 1 फ्रैंक में वहाँ पर लेफ़्ट लगेज होता है। तो मैंने अपना बैग वहाँ रख दिया और हैंड बैग सा लेके, मुझे किसी ने कहा कि यहाँ आ जाओगे, लिफ्ट मिल जाएगी तुम्हें। तो शाजीलैंड की मैंने लिफ्ट ली, मैं चला गया, घूमा। फिर मैंने हिसाब लगा लिया था कि भाई कितने सारे फ्रैंक लगेंगे, उससे 10 फ्रैंक मैंने एक्स्ट्रा, 15 फ्रैंक एक्स्ट्रा रखे हुए थे कि टिकट। हवाई जहाज़ की टिकट मेरे पास थी, मेरे पासपोर्ट मेरे पास था। वहाँ भूख लगे तो सुपर मार्केट से एक वाइन की बोतल और लोफ ऑफ ब्रेड सस्ता था, वो मैंने लिया अपना। फिर जब 3-4 घंटे पहले, मैंने 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है, मैंने अपना टिकट दिखाया टैक्सी वाले को। मैंने कहा एवियन, इंग्लिश समझते नहीं या जान के नहीं समझते। तो हमारी लबोर्जे एयरपोर्ट पे आई थी फ़्लाइट, वो मुझे ओरली एयरपोर्ट ले गया। ओरली एयरपोर्ट पे पहुँचे, मैंने कहा यार ये एयरपोर्ट अजीब सा लग रहा है। वहाँ मुझे एयर इंडिया का काउंटर नज़र आया। मैं गया, वहाँ एक सरदार जी थे, मुझे पहचान गए, गोयल साहब आप कैसे? मैंने कहा यार ये मेरी इजिप्ट एयर की फ़्लाइट है। कहता वो तो दूसरे एयरपोर्ट से जाती है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं? कहता जब तक तू पहुंचोगे फ़्लाइट तो तुम्हारी निकल जाएगी। उसने फ़ोन करा, फ़्लाइट ऑलरेडी क्लोज़ हो चुकी थी। तो मैंने कहा नेक्स्ट फ़्लाइट पे कर दो। मैंने कहा तुम एयर इंडिया पे ले जाओ। कहता नहीं ये सस्ती टिकट है, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट फ़्लाइट वॉज आफ्टर 7 days, 1 वीक फ़्लाइट थी।
तो मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो उसने भी मुझे कुछ पैसे दिए और मैं फिर बस का, उसने मुझे बताया एक इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल था, वहाँ मैं रुका 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए। राइट। तो वो मेरा बेस्ट टाइम था। हम क्या करते थे, ब्रेकफास्ट में ही झोला रखते थे पास में, अंडे रख लिए, ब्रेड रख ली, मक्खन रख लिया, तो लंच और डिनर ब्रेकफास्ट से ही निकाल लेते थे। तो मतलब आप दिल्ली में थे, हाँ। आप मिसेस इंदिरा गांधी जी से मिले, हाँ, फिर आप इजराइल गए, वहाँ से आप आप कहाँ गए थे? इजराइल गया। इजराइल गए थे, पर आप जेरूसलम फिर गए, हाँ, जेरूसलम से फिर आप लंदन गए, हाँ। लंदन से आप वापस आए पेरिस में, फिर हाँ। पेरिस में आप 1 हफ्ता रुके, 1 हफ्ता रुकना पड़ गया। रुकना पड़ गया। तो अब वो, अभी सुनो, अभी मज़ेदार बात है। नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि इस पूरे टाइम फ्रेम में आपके फैमिली वाले कैसे डील कर रहे थे? बिकॉज कम्युनिकेशन तो उन दिनों मोबाइल फ़ोन होता नहीं था। बहुत, हाँ वही जहाँ मैं सोच मौका रहा हूँ। मिलता था मैं लैंडलाइन से बताता था हाँ कि भाई मैं यहाँ हूँ। हाँ ठीक है, तो ठीक है, उनको पता था वॉर चल रही थी। तो एनीवे क्या हुआ कि लंदन में, फिर वो पेरिस में एक रात हम गए तो यूथ हॉस्टल के दरवाजे बंद हो चुके थे। फिर वहाँ सबवे में ओवरकोट लेके वहीं सो गए हम। अरे ठीक है, क्योंकि वो यूथ हॉस्टल होता है। बट एनीवे वी मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, वी ड्रैंक। उन दिनों मैं सब कुछ करता था। आई हैड अ वंडरफुल टाइम। तो एनीवे 7 दिन से मैं मॉर्निंग में ही पहुंच गया ला बोर्जे एयरपोर्ट। अब जब जाने लगे तो उसने रोक लिया, क्योंकि मुझे 24 आवर का उन्होंने दिया था। आई हैड ओवरस्टेड एंड ओवरस्टे इज प्रिजन। तो वो चूं चाँ करें फ्रेंच में। तो मेरे पीछे एक अमेरिकन कपल था जिनको फ्रेंच भी आती थी। तो कहता व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मैंने कहा लुक, आई केम, माई बैग इज स्टिल देयर, आई ओनली वेंट टू सी एफिल टावर एंड ऑल दैट, एंड व्हेन आई टोल्ड the taxi driver took me to another airport and I missed the flight. So it's not my fault. Even they cheated me and I don't have money to this. तो उसने उसको समझाया फ्रेंच में, तो उन्होंने मुझे दे दिया। फिर मैंने 1 फ्रैंक से अपना बैग लेके एयरलाइन में चेक इन करा के हम इजिप्ट एयर की फ़्लाइट पे आ गए। तो अब कायरो आ रहे थे। अब कायरो एक ग्रुप 15-16 लोगों का ग्रुप चढ़ा पेरिस से, जो HMT की वॉच फैक्ट्री के लिए ट्रेनिंग लेके आ रहे थे पेरिस से। उनसे दोस्ती हो गई। फिर कायरो में भी 24 आवर का हॉल्ट था, तो नेक्स्ट डे फ्लाइट थी। तो अब तो मेरे साथ ग्रुप था पूरा। फिर बनवाशी। फिर मैंने कहा कि ये तो आइटा रूल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि मैं वहाँ थोड़ा बहुत लिख लिया था वहाँ पर लंदन में। मैंने कहा यू हैव टू गिव अस अ होटल। पेरिस में तो मैं कल्ला था, वहाँ तो मेरी चली नहीं। यहाँ तो 15-20 बंदे थे। राइट। तो उन्होंने करा के मान गए होटल देने के लिए। फिर जैसे ही मैं बाहर जाऊँ तो वहाँ एयरपोर्ट पे, जैसे पुराने ज़माने में दिल्ली एयरपोर्ट पे लोग दल्ले खड़े होते थे ना, तो गाड़ियाँ लेके खड़े हुए फॉर कायरो, फॉर पिरामिड्स। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया ऐसा है, कितने पैसे हैं पिरामिड्स के लिए? तो उन्होंने, इजिप्शियन भी पाउंड होते हैं, उन्होंने पता नहीं 9 पाउंड का है या 10 पाउंड का है। मैंने कहा देख, मेरे पास 15 का ग्रुप है, राइट? कहता यू आर फ्री। मैंने कहा फ्री नहीं, उसमें से मुझे कितनी कमीशन देगा? तो मैंने, जैसा आपने बोला था बनिए का बच्चा। हाँ, तो मैंने उसको पर पर्सन 3 या 4 पाउंड मुझे मिले, मेरे पास 25-30 पाउंड हो, मतलब अच्छे पैसे हो गए। और पिरामिड भी फ्री देख लिया। वहाँ शेरेटन होटल में उन्होंने ठहराया, वापसी पे उन्हीं की ट्रांसपोर्ट में वापस आए, बड़े खुश। जो वहाँ गवाया था लंदन से पहले, वहाँ यहाँ कमा लिया। तो एनीवे अब घर जा रहे हैं पहली बार, मतलब इतने घर वालों के लिए कुछ नहीं। तो मैंने क्या करा कि 1-2 विस्की की बोतलें ले ली, ठीक है, एक कैमरा ले लिया कोडक का, एक कोई स्वेटर ले लिया, कुछ 2-3 चीज़ें ली। तो फ्लाइट पे मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली,
विस्की ले ली और कैमरा लिया। कैमरा देखा वो बाद में बॉम्बे आके मेड इन इंडिया था। बड़ा अफसोस हुआ, पर पता लगा वो कोडक एक्सपोर्ट ही करता है उन कैमरास को। हाँ। बट एनीवे बॉम्बे पहुँचे तो वॉर शुरू हो गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और बॉम्बे दिल्ली फ़्लाइटें बंद थी। तो बॉम्बे फंस गया मैं। अब बॉम्बे मेरे पास पैसे नहीं, वही 5-10 पाउंड बचे हुए थे। उनको कैश कराया, जो भी रुपीस मिले। मेरे पास एक बंदे का एड्रेस था, उसको मैंने फ़ोन मिलाया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, मेरी बॉम्बे दिल्ली की फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई, क्योंकि वो कहना तू मेरे को आ जा। अब फॉर्चुनेटली मेरे पास पैसे थे। राइट। उसको टैक्सी लेके मैं उसके घर पहुंच गया। घर उसका था बांद्रा में। आई थिंक आपके उस टाइम में 80 या 100 रुपये होंगे आपके हाथ में। आप पता नहीं जितने भी थे, अब याद नहीं। तो उसने ठहराया मुझे, फिर कहता कि अब मुझे, वो भी अपना काम पे जाता था। राइट। कहता नाश्ता तो मैं तुझे करा दूंगा। राइट। कहता मैं भी बाहर खाता हूँ, तुझे भी बाहर खाना होगा। तो मैंने कहा यार मेरे पास, वो कहता विस्की तेरी मैं बेच देता हूँ। अरे बाप रे। तो 2 विस्की मैंने बेची, उससे मेरे पास 1000-1500 रुपया आ गया जेब में। तो फिर मैंने फ़ोन मिलाया दिल्ली। कहते कोई बात नहीं, एक वहाँ हमारा बुक्स का बिज़नेस था, तो कोई अपोलो बुक्स लिमिटेड थी, उनसे हमने पैसे लेने थे। तो कहते उनसे जाके मांग लो, पेमेंट मांग लो। तो मैं गया वहाँ पे। तो कहते कि हम कैश तो दे नहीं सकते, हम तो चेक देंगे। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है। फिर उन्होंने मुझे चेक चुक काट के पता नहीं थोड़े बहुत पैसे दिए, बाकी उन्होंने वो कर दिए। तो एनीवे आई हैड सम मनी। फिर हम वहाँ पर 5 रुपए की ईरानी रोस होटल में 5 रुपए की फ़िक्स थाली मिलती थी। राइट। उस ज़माने में 5 रुपये 15-20 रुपए के हिसाब से तो मेरा रोज़ का वो लंच होता था। तो हफ्ता 10 दिन रुके, फिर वॉर वगैरह ख़त्म हुई तो वापस घर आए। तो ये तो मेरी इज़राइल की कहानी है। ऐसी और कोई इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं आपके पास? 7 नवंबर को 1967 में हमने एक स्टूडेंट मार्च प्लान करी, जब मैं प्रेसिडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो मार्च हमने प्रेजेंट करी, तो ये बाद में थी, नवंबर के बाद में थी। 7 नवंबर को यहाँ पर क्या हुआ कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पे गौ रक्षा आंदोलन हुआ, जिसमें गोलियाँ चली और काफ़ी स्टूडेंट्स वो हो गए, काफ़ी लोग मारे गए। तो जब मैं वो 7 मार्च को कर रहा था ऑल इंडिया, हाँ ये था, हाँ ऑल इंडिया लॉ स्टूडेंट्स, एक अप्रेंटिसशिप एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें किसी को भी लॉ डिग्री नहीं मिल सकती थी जब तक वो 2 साल की अप्रेंटिस ना करे किसी वकील के पास, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे क्या था कि लॉ स्टूडेंट सारे एजिटेटेड थे। तो ऑल इंडिया लॉ स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनी, जेपी सेठ होता था प्रेसिडेंट लॉ फैकल्टी का। तो पूरों ने हमने डिसाइड करा कि हम एजिटेशन करेंगे। तो उस टाइम लॉ मिनिस्टर के घर पे हमने घेराव वगैरह करा, लाठी चार्ज हुई, मेरे भी बोन फ्रैक्चर हुई, काफ़ी लोग पकड़ के जेल में डाल दिए गए। तो उससे ना मेरी मैंने बड़ा ज़बरदस्त, मैं उस टाइम ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी था दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन का, जॉइंट सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी छोड़ के चला गया था, तो मैं वाज ऑफिशिएटिंग। तो मैंने लाइब्रेरी के सामने कम से कम 8-10 हज़ार लोगों के सामने लेक्चर दिया और उससे मेरी बड़ी पॉपुलैरिटी हो गई ऑल ओवर इंडिया। तो फिर मैं प्रेसिडेंट बना। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम था कि हम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स मार्च करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त, जैसे 26 जनवरी निकलती है ऐसे हर स्टेट का स्टूडेंट आएगा। तो
पर ये 7 नवंबर का इंसिडेंट हो गया। फिर क्या हुआ कि हमारे यूनियन ऑफिस में एक सरदार आता था गिल, वो हमें वो कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था। कहता कि तुम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चला दो और कंप्यूटर सेंटर, दिल्ली स्कूल में ऑफ इकोनॉमिक्स में नया नया कंप्यूटर सेंटर बना था, इसको आग लगा दो और तुम्हें हम रशिया की टिकटें और ये और 1 लाख रुपए और पता नहीं क्या क्या देंगे। मैंने कहा यार ये तो एंटी नेशनल बात है, क्योंकि मेरा बुक्स का काम था, मुझे पता था लाइब्रेरी में कितनी वैल्यूबल बुक्स हैं। मैंने कहा ये तो बहुत एंटी। एक आदमी हमें मिलना आता था, ही यूज्ड टू से ही इज़ अ प्रेस रिपोर्टर बट ही वाज नॉट अ रिपोर्टर, वो गिल करके था। तो मुझे उस पर शक पड़ा, तो मैंने बिशन टंडन होता था डिप्टी कमिश्नर, मैंने उससे कहा कि ऐसे ऐसे, कहते ये तो जासूस है, ही इज़ रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर बट ही इज़ स्पाइंग फॉर चाइना। ओके। और ये इंस्टिगेट करने आया हुआ है। कहते इसको हम अरेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे हाथ नहीं आ रहा। कहते अगली बार आए इसको चाय कॉफ़ी पिलाओ और हमें इशारा कर दो। अच्छा, उस टाइम पुलिस आ नहीं सकती थी कैंपस में विद यूनिफॉर्म, स्ट्राइक हो जाती थी। कैंपस वाज आउट ऑफ बाउंड फॉर द पुलिस। तभी वो आई थिंक कैंपस में ही आता था। हाँ, कैंपस में आता था वो। तो वो प्लेन क्लोथ्स में पुलिस आई और उसको मैंने अपने दफ्तर से अरेस्ट कराया। तो मैं फिर समझ गया कि ये जो स्टूडेंट मार्च है, ये एंटी नेशनल एलिमेंट इसमें घुस गए हैं और ये इंडिया में मतलब कैंपस तोड़फोड़ करेंगे। तो मैंने अपनी ईसी मीटिंग बुलाई, उसमें से सारे बंदे मान गए, पर 2-3 कम्युनिस्ट और समाजवादी के लोग थे, जिसमें मेरा एक वाइस प्रेसिडेंट भी था, राजकुमार जैन। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये आप ट्रेटर हो, आप ये हो, आप लास्ट मिनट पे बैकआउट कर गए। मेरे कॉलेज में मतलब मुझे चूड़ियाँ भेजी कि आप ये वो। फिर श्री राम कॉलेज में मनीराम बागड़ी आया तो बड़ा मेरे अगेंस्ट बोले। फिर मैं गुस्सा आ गया, मैं चढ़ के मैंने कहा कि ये है सिचुएशन है। मैंने कहा आप चाहते हो, मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगा, मुझे आप मार दो, जान से मार दो, पर मैं ये नहीं होने दूँगा। तो एनीवे फिर स्टूडेंट्स डिवाइड हो गए बिटवीन दोज हु वांट। फाइनली वो मार्च फेल हो गई एंड आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो मुझे लोगों ने बड़ा कहा गद्दार है, ये है वो है, बट आई डिडंट केयर बिकॉज माई कॉन्शियस वॉज क्लियर कि आई डिड दिस फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। तो उससे जो पॉजिटिव एलिमेंट था उसमें मेरी बड़ी इज्जत बढ़ी। उसके बाद ही फिर हमने ये ऑल इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी यूनियंस बनाया। तो एक ये बड़ा चैलेंज था मुझे। फिर हमने कंस्ट्रक्टिव काम काफ़ी करे। यूनिवर्सिटी की तो मेन यही है, बाकी बहुत सारे इश्यूज थे। डे सेंटर बनवाया यूनिवर्सिटी में, एडमिशन प्रॉब्लम्स होती थी, हमने स्टूडेंट्स के लिए फ्री इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए। आज भी तो आई थिंक यही चीज़ें होती हैं जो कुछ भी अगर प्रोटेस्ट हो रही है तो उसमें फ्रिंज एलिमेंट्स घुस जाते हैं एंड देन दे ब्रेक एवरीथिंग एंड जो भी करते हैं। पीसफुल नहीं रहती एजुटेशन। अभी जो रिसेंट चीज़ें ऐसी चल रही हैं कंट्री में, उसका के ऊपर क्या ख्याल है? जो भी ये प्रोटेस्ट वगैरह चलती हैं, मतलब मैं किसी को कोट नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल मैं बात करूँगा। देखिए, मेन चीज़ ये है कि मैंने यूनिवर्सिटी टाइम पे भी रियलाइज़ करा था कि हमारी सोसाइटी जो है ना वो डिवाइडेड है। एक तरफ तो पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए अमीरों के बच्चे, राइट, जो गाड़ियों में आते हैं और शराब पीते हैं और लफंडबाजी करते हैं। दूसरी तरफ वो लड़के जो साइकिलों पे आते हैं और बेचारे, तो उनमें कोई कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है तो उनको फ्रस्ट्रेशन ये रहती है कि हम इतनी पढ़ाई करके, माँ बाप ने कर्जा लेके हमें पढ़ाया, उसके बाद हमें रोटी रोजी नहीं मिलती। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में वायलेंस क्रिएट करती है। तो जब तक तुम उसको वायलेंस को नहीं टैकल करोगे, एजिटेशंस होती रहेंगी और डिस्ट्रक्टिव लोग होते रहेंगे। सर, आज का अगर ऐसी वायलेंस होती है तो उसको टैकल करने का क्या? उसका सलूशन यही है कि जैसे जब मैं जापान गया था, जापान में क्या है कि हायर सेकेंडरी के बाद
जितनी एजुकेशन है वो टेक्निकल एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, और स्किल्स के लिए हर यूनिवर्सिटी के साथ एक इंडस्ट्री अटैच्ड है। राइट। तो उसमें क्या होता है कि उनको क्या नाम उसी इंडस्ट्री में जॉब भी मिल जाता है और स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं रहती। अभी इंडिया में क्या है कि आप ग्रेजुएशन कर ली हिस्ट्री में, फ़िलासफ़ी में, कोई टेक्निकल आपके पास नॉलेज है नहीं। एक रेफ्रिजरेशन इंजीनियर, एक एयर कंडीशन मैकेनिक, एक कार मोटर मैकेनिक, एक स्कूटर मैकेनिक, ये ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। राइट। और ये आई थिंक वो वर्ग के लोग हैं जो बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में होते थे डॉक्टर DS कोठारी। उन्होंने एक 3 दिन का सेमिनार था जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट करा था। उन्होंने एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर एक कमीशन बनाई थी, कोठारी कमीशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं। तो उसमें सारा कुछ था, रिवीजन, पे स्किल्स ऑफ द टीचर, ये वो सबका, और ओरिएंटेशन, एजुकेशन हैज़ टू बी कम्प्लीटली जॉब ओरिएंटेड। आप उसी चीज़ में ग्रेजुएशन डिग्री दो जिस चीज़ की कंट्री को ज़रूरत है। राइट। अब शेक्सपियर की कोई ज़रूरत है नहीं, शेक्सपियर पढ़ा रहे हो। फ़िलासफ़ी की कोई ज़रूरत है नहीं, फ़िलासफ़ी पढ़ा रहे हो। आई थिंक बचपन से ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने की बजाय हमसे वो ही फोकस करें, फोकस करें, जो जापान में होता है, जर्मनी में होता है। तो तभी ये कंट्रीज़ प्रोग्रेस कर रही हैं। तो इससे ना फ्रस्ट्रेशन बड़ी हो जाती है स्टूडेंट्स में। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, हिस्ट्री अगर मुझे पढ़नी है, फॉर एग्जांपल मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, बट कई लोगों को नहीं अच्छी लगती। वो कहते हैं यार कि मैं क्या जान के हिस्ट्री के साथ साथ आपको एक टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। अब जैसे आजकल कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर शुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है। उस ज़माने, हमारे ज़माने में ये नहीं होती थी, हमारे ज़माने में और चीज़ें होती थी। पर ज़माने के साथ साथ आपको जो फ्यूचर है उसकी तरफ आपको एजुकेट करना है बच्चों को। अगर आप कंप्यूटर में किसी ने मास्टरी कर ली, वो कहीं भूखा नहीं मर सकता, दुनिया में कहीं चला जाए। ठीक है ना। तो आपको उन चीज़ों पे जोर देना है। और दूसरा, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन हैज़ टू बी कंपल्सरी इन ऑल दी स्कूल्स। तो कोठारी कमीशन में एक ही चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है, पे स्केल ऑफ द टीचर्स। बाकी जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है वो सारा है, वो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अब इस गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई है जो कि स्किल्स पे काम कर रही है। सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, टूरिज़्म की भी है, हर इंडस्ट्री की एक काउंसिल बन गई है जिसमें जितनी उस इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है। पर अभी भी उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि सेकेंडरी स्कूल के बाद हमें इमीडिएटली स्किल डेवलपमेंट, मतलब जो हमारी एक्चुअल ग्रेजुएशन है वो भी स्किल डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। उसमें भी स्पेशलाइजेशंस होने चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। उसमें ठीक है, आपको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है वो करते रहो, बट मेन सब्जेक्ट हैज़ टू बी अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल थिंग जो कि आपके यूज़ पे आए। जैसे आपकी यही है, एडिटिंग है, फ़ोटो वीडियोग्राफी है, और चीज़ें हैं, फिल्म मेकिंग है, आपका एयर कंडीशन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग है, आपकी मैरीन इंजीनियरिंग है। इन सारी चीज़ों के ऊपर कंप्यूटर्स पे, सॉफ्टवेयर पे, कोडिंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, सब पे काम होना चाहिए। तो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होगी तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, एक प्राइमरी स्कूल लेवल पे पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन होनी चाहिए ताकि लोग अपनी कंट्री को साफ़ रखें, जो कि टूरिज़्म के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद आपके पास 2 सर्विसेज होनी चाहिए। एक तो नेशनल सर्विस होनी चाहिए जो कि गांव में जाके लोग काम करें, या फिर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, बिकॉज उससे कंट्री में डिसिप्लिन आएगा। और
पहले हमारे एनसीसी कंपलसरी होती थी एक, वो भी अब आजकल इतनी नहीं है। इवन सर फिजिकल हेल्थ का भी थोड़ा सा तो बेटर हो जाएगा। जब आप आर्म्ड फोर्सेस में या वॉलंटरी सर्विसेज में जाएंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेरे पर्सनल विचार हैं और मैं इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद ये कन्विंस्ड हूँ कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन अगर होगी कंट्री में तो ठीक है। अभी हम फास्ट ट्रैक पे लगे हुए हैं, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, और अगर हम जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन करें तो जितनी हमारे पास यूथ की पॉपुलेशन है तो हम नंबर 1 पे आ सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। So thank you Dr. Sparsh Goel for all the knowledge and all the experience that you gave us. And मैं तो कहूँगा एंडिंग नोट पे मुझे वही याद आ रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।